हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने बैंक ऑडिट के इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था। फिर बैंक ऑडिट्स में बेसिकली जितने भी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स फर्निश करते हैं मेन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा। तो उसमें एक टर्म हमने पढ़ा था SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं दिया था, लेकिन इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि बैंक्स को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। वो रिजर्व्स कुछ गोल्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, कैश के फॉर्म में हो सकते हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। उसमें RBI गाइडलाइंस देती है कि कितना रिजर्व मेंटेन करना है ताकि कस्टमर को क्रेडिट दिया जा सके। ठीक है, बाकी डिटेल में SLR क्या है ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, क्योंकि इसी में ही बैंक ऑडिट में ही हम आगे इसको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक्स। देखिए, बैंक्स ने एक फैसिलिटी दी हुई है कस्टमर्स को, उन्हें कन्वीनियंस दिया हुआ है कि वो कभी भी कहीं से भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते हैं। उन्हें विड्रॉ करना है अमाउंट, मनी विड्रॉ करना है, मनी डिपॉजिट करना है, ठीक है, कोई भी दूसरी सर्विस लेनी है बैंक की, तो ई बैंकिंग की फैसिलिटीज़ भी अब तो बहुत ज़्यादा इनेबल हो गई है जब से पैंडमिक स्टार्ट हुआ है। जैसे नेट बैंकिंग फैसिलिटेट हो गया है, मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज बढ़ गई हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सटेंसिव यूज़ हो गया है। तो एक तरह से देखिए, बैंक्स में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा स्केल पे होते हैं, वॉल्यूमिनस होते हैं, तो इसीलिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो भी रिकॉर्डिंग हो, स्टोरेज हो डेटा का, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हो, सारे कंट्रोल्स प्रॉपर हो, कोई भी फ्रॉड्स, कोई भी इरेगुलरिटीज़ ना हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। टेक्नोलॉजी भले ही बहुत ज़्यादा है, यूज़ हो रही है, हाईटेक लेवल की यूज़ हो रही है, सर्वर्स सारे मेंटेन होते हैं, हर काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, अकाउंट ओपनिंग का काम भी अब आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। मतलब आप एज अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर अप्लाई करते हो किसी बैंक में, तो उनकी साइट पे जाके रजिस्टर करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इतना ज़्यादा अगर हाईटेक है, इलेक्ट्रॉनिकल यूज़ हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा ईज़ किसे मिलता है? कस्टमर्स को मिलता है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस बैंक की सर्विसेज लेने में। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या हैं? 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। एक हो गया आपका नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक्स, एक पार्शियल एंड एक फुल कंप्यूटराइज्ड बैंक्स। तो ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक्स हैं, ऑडिटर को उस केस में ये नहीं सोचना चाहिए सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें सिस्टम ओरिएंटेड हैं तो सब कुछ करेक्ट होगा, सब कुछ सही होगा। वो ऐसे अगर फुली कंप्यूटराइज्ड ब्रांच का ऑडिट करने गया है तो पूरी तरह से उस पर रिलाय नहीं कर सकता है, डिपेंड नहीं कर सकता है। एविडेंसेस उसे तब भी निकालने पड़ेंगे भले ही ब्रांच पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हो। इस अजम्पशन से वो नहीं चल सकता है कि ब्रांच पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है, सारा ऑटोमेटेड काम होता है, तो हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अजम्पशन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच कि कहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। जैसे अब जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ इतना ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता है। फिर भी पहले से बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं, लेकिन तब भी उस लेवल पे नहीं हुए हैं जितना मेट्रो सिटीज़ में होता है। ठीक है, तो वो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, ब्रांचेस को फॉलो करना होगा। फिर इसके अलावा हमारा अप्रोच क्या रहेगा एज एन ऑडिटर? जब हम ऑडिट करने जाएंगे, बैंक ऑडिट करने जाएंगे, तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कैसे कैसे कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, ड्यूटीज़ को डिवाइड करने के लिए, पोजीशंस को मेजर रिपोर्ट करने के लिए, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के लिए। तो एक तो बैंक में प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए और ऑडिटर के पास भी सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए
रिसोर्सेज होने चाहिए उस बैंक के कंट्रोल्स को असेस करने में, मेजर करने में। तो कौन कौन से क्वेश्चंस ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे उन क्वेश्चंस की बात करी है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस की बात करी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कंसिडर करने पड़ेंगे बैंक की ऑडिट अप्रोच को देखते हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्वर रूम पे कौन कंट्रोल कर रहा है, कैश डिपार्टमेंट में कौन किसका कंट्रोलिंग है, फिर ट्रेजरी कौन मैनेज कर रहा है, बैंक में जितना भी एडवांसेस पोर्शन है उसका हेड कौन है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। जो पर्सन कंट्रोल कर रहा है क्या उसके पास उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नॉलेज है भी, तो ये तो उससे बात करके ही पता चलेगा ना। फिर वॉट में आ जाता है किस तरह से एविडेंस, क्या एविडेंस हमें चाहिए होगा प्रूफ करने के लिए कि कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है। तो ये हम जब उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करेंगे जो उस कंट्रोल के लिए जिसे असाइन किया गया, डिपार्टमेंट के लिए असाइन किया गया, उससे बात करके ही पता चल पाएगा और एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट में आप गए ऑडिट करने, आपने वहाँ के हेड से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ वॉल्ट रजिस्टर मेंटेन होता है। वॉल्ट एक प्रॉपर एक स्टोरेज भी है जहाँ पे सारी करेंसी स्टोर होती है बैंक बंद हो जाने के बाद। तो उसके आप कंट्रोल्स देखेंगे ना कि कितने इफेक्टिव हैं, उस चीज़ से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कंट्रोल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और किस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे जो है रिस्क को दूर रखा जाता है, किस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल परफॉर्म होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी जिस स्पीड से जिस फ्रीक्वेंसी से होता है क्या उससे रिस्क डिटेक्ट हो पाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस जो हो रही है कंट्रोल की वो कहाँ हो रही है, वेयर इज द एविडेंस। अब देखिए, कंट्रोल जहाँ जहाँ परफॉर्म हो रहा है उसका जो एविडेंस है वो कहाँ है, उस एविडेंस को कितने टाइम तक रिटेन किया जा रहा है, और क्या ये एविडेंस ऑडिट के लिए अवेलेबल है। तो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कंट्रोल से रिलेटेड है। कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या एविडेंस है जिससे ये पता चले कि कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है, क्या एविडेंस है कि कंट्रोल जो है, कंट्रोल की जो परफॉर्मेंस है वो रिटेन हो रही है, वो स्टोर हो रही है, कितने टाइम तक एविडेंस रिटेन हो रहा है, स्टोर हो रहा है, क्या वो ऑडिट के लिए अवेलेबल है, फिर कंट्रोल क्यों परफॉर्म हो रहा है, क्या ज़रूरी है इस डिपार्टमेंट में कंट्रोल लगाने का, बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट डिपार्टमेंट है, अच्छे से वर्किंग हो रही है, ऑडिटर ने भी देख लिया, लेकिन तब भी कंट्रोल्स वहाँ एक्सेसिवली लग रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है वहाँ पे एक्सेसिव कंट्रोल्स लगाने की, तो ये चीज़ तो ऑडिटर को देखनी पड़ेगी। फिर अगर कंट्रोल्स लगा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा स्केल पे तो क्या उनसे एरर्स भी डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी तो देखना ज़रूरी है ना, नहीं तो कंट्रोल्स इतने ज़्यादा लगाने का यूज़ क्या हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑडिटर को माइंड में रखने होंगे। अब इसके कीवर्ड्स क्या हैं, देखिए क्वेश्चंस तो आपको पता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, ये 5 डब्ल्यूज हैं जो याद में रखने हैं। इसके अलावा क्या देखना है, आपको एक ही कीवर्ड याद रखना है, कंट्रोल। हर जगह कंट्रोल दिखेगा, कंट्रोल 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 कंट्रोल। अगर ये कीवर्ड आपको याद हो गया तो जितने भी पॉइंट्स हैं आपको रिटेन हो जाएंगे। पहले आप एक बार इसको रीड करिए, दोबारा से रीड करिए, कम से कम 2 बार रीडिंग दीजिए, फिर आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन में जैसे हु है तो किसने कंट्रोल परफॉर्म किया, उस पर्सन के पास नॉलेज है भी कि नहीं। कोई आपसे पूछ रहा है वेयर का क्या मतलब हुआ, मतलब वेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो भी कंट्रोल की परफॉर्मेंस है उसका एविडेंस कहाँ रिटेन हो रहा है, कितने टाइम तक एविडेंस रिटेन हो रहा है, तो ये वेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल को याद रखिए, उससे रिलेटेड आपको बाकी चीज़ें याद रहने लगेंगी। ठीक, ये तो हो गया बैंक ऑडिट अप्रोच। ठीक, अब इसके अलावा आ जाता है हाउ।
अब मैं ये तो भूल ही गई, यहाँ पे 5 नहीं 6 डब्ल्यूज हैं, नहीं सॉरी 5 तो डब्ल्यूज हैं एंड एक एच है, ठीक है 5 डब्ल्यूज हैं एक एच है। तो हाउ में क्या आ जाता है, हाउ द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड, क्या कंट्रोल की एक्टिविटीज हैं, अगर एक्टिविटी को बाईपास कर सकते हैं तो ये तो एक क्वेश्चन ये हो गया, कैन दीज एक्टिविटीज बी बाईपास्ड। फिर उसके अलावा एक्सेप्शंस अगर हैं तो वो रिजॉल्व कैसे हो रहे हैं, उनका टाइम फ्रेम क्या है रिजॉल्व करने का, तो ये सब चीज़ें हाउ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद होगा, जब एक बार बैंक ऑडिट अप्रोच बन जाएगी उसके बाद एंगेजमेंट टीम डिस्कस करेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेगी एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, क्या क्या मटेरियल में स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सारे डिस्कशंस ना फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आते हैं। वो पूरे बैंक के एनवायरनमेंट को लेके डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे सारे टीम मेंबर्स। उसमें जो है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होनी है वो तो होगी होगी, साथ में जहाँ जहाँ जो रिस्क प्रोन एरियाज है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व लग रहा है तो उन पे भी ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी डिस्कशंस होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन का पार्ट बनेंगी। फिर एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो ये भी देखेगा कि अगर हमें इसमें स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़े फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है स्पेशलिस्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़े, स्पेशलिस्ट जो कि एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होंगे, वो कोई थर्ड पार्टी होगी जो हेल्प करेगी, ठीक। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो है इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी का। देखिए बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनकम रिकॉग्निशन जो होनी चाहिए वो रिकवरी के बेसिस पे होनी चाहिए रादर दैन ऑन एनी सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस। मतलब इंटरेस्ट की इनकम है, लोन से जो इंटरेस्ट कमाती है बैंक, वो कब रिकॉग्नाइज करे, बुक्स में कब दिखाए, जब उसे एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट को वो अक्रूवल बेसिस पे दिखा रही है, यानी कि अर्नड बट नॉट रिसीव दिखा रही है, तो उससे बैंक को लॉस हो सकता है। मान लीजिए बाद में इंटरेस्ट मिला ही नहीं, रिकवर ही नहीं हुआ कस्टमर से, तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए रियलाइज जब करे इंटरेस्ट तब दिखाए बुक्स में। या जैसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो लोन बैंक के, इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो बैंक के वो वाले लोन जो डूब गए, जो डूब गए बिल्कुल, जिनसे कोई रिकवरी नहीं हो पाई, लेकिन हाँ कुछ 5% 10% उम्मीद है कि उनसे कुछ इनकम तो होगी होगी, भले ही पूरी ना हो पाए। तो अगर उनसे कोई इनकम हो रही है तो उसे भी कब रियलाइज, कब बुक्स में दिखाया जाए, जब वो इनकम एक्चुअली में रिसीव हो रही हो, ना कि अक्रू हो रही हो। बैंक को ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि हमारा ये इनकम, हमारा कस्टमर है, उसने हमसे 5 to 6 लाख रुपीस का लोन लिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर नहीं है, हो सकता है डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन तब भी हम इसकी इंटरेस्ट इनकम ले रहे हैं बुक्स में, ये अप्रोच बहुत गलत हो जाएगा। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी, इनकम्स इन्फ्लेटेड दिखेंगी, ठीक है, उस हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएगा, तो बहुत ही खराब पोजीशन दिखेगी बैलेंस शीट पीएल की, ट्रू पिक्चर नहीं समझ आ पाएगी। इसलिए जब जब इनकम रियलाइज हो तभी बुक्स में दिखाओ, यही बैंक की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म एंड कंटेंट की भी बात करिए यहाँ पे। फॉर्म एंड कंटेंट एज एन, अब जैसे हर एक कंपनी का आपने पढ़ा है कि उन्हें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल 3 के हिसाब से। और इसके अलावा ये तो हमने कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, तो बैंकिंग कंपनी को क्या मेंटेन करना होता है, बैंकिंग कंपनी को भी बैलेंस शीट और पीएल ही बनाना होता है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड शेड्यूल फॉलो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जिसमें बैलेंस शीट आती है फॉर्म, और फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। फॉर्म ए में बैलेंस शीट, फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर एक बैंकिंग कंपनी को भी वही सेम तरीके से बैलेंस शीट और पीएल मेंटेन करनी पड़ती है।
और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करनी पड़ती है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है वो सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना होगा बैंक को। फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक, देखिए ऑडिट में क्या इसमें बेसिकली है, जो भी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगी वो ऑडिट कौन करेगा, जो भी पर्सन क्वालिफाइड होगा ऑडिटर बनने के लिए, एक तरह से कहा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसकी उस पर्टिकुलर ऑडिटर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या वो क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए बैंक का या फिर वो डिसक्वालिफाइड है, तो ये सब बातें हम कंपनी ऑडिट में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया था कंपनी ऑडिट का किया था। तो ये सब चीज़ें तो हम कंपनी ऑडिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सेम तरीके से अप्लाई होती हैं इसमें कि क्या ऑडिटर एलिजिबल है, उसके बाद क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस कब कब अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। फिर बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेके देखिए, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बैंक के केस में एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में होगा, शेयर होल्डर्स की जो मेंबर्स की जो मीटिंग होती है। ठीक है, ये ऑडिटर किस ऑडिटर की बात कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनी की। वेयर एज ऑडिटर अगर नेशनलाइज्ड बैंक का होगा तो वो कौन अपॉइंट करेगा, बैंक अपॉइंट करेगी थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इन इन दोनों केसेस में से चाहे बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर हो या नेशनलाइज्ड बैंक का हो, आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। कोई भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आरबीआई के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। और रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर्स की, तो उनका अपॉइंटमेंट सीएनएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सीएनएजी के बारे में भी मैं आपको कंपनी ऑडिट में बता चुकी हूँ। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडियरीज का, सब्सिडियरीज जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 50% से ज़्यादा होल्डिंग होगी, वो उनके ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करेंगे, खुद एसबीआई अपॉइंट करेगा। ठीक है, और रीजनल रूरल बैंक्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, खुद बैंक अपॉइंट करेगा विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसमें एक जिस्ट आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बैंक होगा, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले आरबीआई की अप्रूवल ज़रूरी है। बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर है तो जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, उसमें अपॉइंटमेंट होगा। नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिटर है तो बैंक खुद अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिटर है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरीज को ऑडिटर है तो खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। रीजनल रूरल बैंक के ऑडिटर हैं तो खुद रीजनल रूरल बैंक अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। ठीक है, बहुत अलग अलग कैटेगरीज है, इट्स वेरी सिंपल। रही बात रेम्यूनरेशन की, तो रेम्यूनरेशन जो है वो कैसे फिक्स होगा, जैसे कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, जनरल मीटिंग में। ठीक है, जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, जैसे शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी तो उसमें डिसाइड होगा। ठीक है, रही बात ऑडिटर अगर नेशनलाइज्ड बैंक या एसबीआई का है तो वो आरबीआई की कंसल्टेशन से ही उसे रेम्यूनरेशन फिक्स होगा। बस ये एक इसमें अलग से कंडीशन दे दी है, यानी कि बैंकिंग कंपनी का अगर ऑडिटर होगा तो उसका रेम्यूनरेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा, जनरल मीटिंग में होगा। अगर नेशनलाइज्ड बैंक या एसबीआई का ऑडिटर है तो उसका रेम्यूनरेशन आरबीआई फिक्स करेगा। ठीक है, और अब इसमें वही बात, थोड़ी बहुत सिमिलर बातें लिखी हैं कंपनीज ऑडिट की। बैंकिंग कंपनी या नेशनलाइज्ड बैंक या एसबीआई का ऑडिटर है या एसबीआई की सब्सिडरी का ऑडिटर है या फिर रीजनल रूरल बैंक का ऑडिटर है, उनकी पावर्स सेम होंगी जैसे कि कंपनी ऑडिटर की होती हैं। जैसे वो बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे,
उनके पास पूरा राइट होगा किसी से भी इंटरोगेशन करने का, अकाउंट्स देखने का, डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स देखने का, ठीक है। तो वो पावर्स सेम टू सेम रहेंगी जो पावर्स कंपनी ऑडिट में डिफाइंड है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑडिट रिपोर्ट। ये थोड़ा सा अलग है। ये इसमें आपका ये LFAR, फिर RBI को रिपोर्टिंग, ये सब कुछ बातें लिखी हैं, फिर फ्रॉड की रिपोर्टिंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में अगर आपको ये इतना समझ आया बैंक ऑडिट के बारे में, तो ज़रूर आप इसको रिवाइज करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर कभी भी, चाहे मेरे इंस्टाग्राम के CA ज्योति ट्यूटोरियल्स के पेज पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। सो लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वील बी डिस्कसिंग अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। थैंक यू।